नमस्कार दोस्तों, my name is Manas. In this video, I'm going to discuss about subject. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, क्या इंग्लिश में नकली सब्जेक्ट हो सकता है और सब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आइए इन सभी सवालों के जवाब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई अन्य चीज़ या जानवर हो सकता है या कोई और चीज़ जो काम को करता है, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। आगे जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का। तो काम करने वाला है कौन, मैं हूँ, तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं पढ़ाई, तो आप क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंकने का काम किसका है, भौंक कौन रहा है, कुत्ता का, तो कुत्ता हो जाएगा सब्जेक्ट। तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाता कौन है, तारे। तो तारे टिमटिमाने वाले कौन होते हैं, यानी सॉरी टिमटिमाता कौन है, तारे। तो तारे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। आग धधक रहा है, धधकता कौन है, आग, तो आग क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। पानी उबल रहा है, उबलता कौन है, पानी, पानी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो उसी को मैं समझाने के लिए काम बोल देता हूँ। अच्छा, पानी कौन काम यहाँ पे उबलने का है, तो इसलिए पानी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, समझाने के लिए है, ठीक है। अब इसी को आसानी से और समझा जा सकता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, सिंपल, जो एक्शन परफॉर्म करता है। और इस एक्शंस को दिखाता कौन है, वर्ब दिखाता, द पर्सन और थिंग that does the action described by a verb, उसको क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। लेकिन जो डिफिनेशन है सब्जेक्ट का, सारे के सारे सब्जेक्ट इस डिफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। शुरू में कहेंगे सर जी आपने डिफिनेशन ये दी है, देखिए यहाँ पे तो डिफिनेशन फॉलो ही नहीं कर रहा है। भाषा इसमें बड़ा मुश्किल होता है बताना, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए सब्जेक्ट का डिफिनेशन ये है, लेकिन सारे सब्जेक्ट इस डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। अब आता है कि सब्जेक्ट का स्थान क्या है, मतलब सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जब हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, इन अ स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव क्लाउज होता है, किसी को कुछ बताते हैं, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है वह सबसे पहले आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट। राम खेलता है, राम प्लेज, तो प्लेज क्या हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आ गया सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग और एम, हालांकि टीचिंग क्या है मेन वर्ब और एम का है हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले क्या आ गया सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जब पूछते हैं तब कहाँ आता है सब्जेक्ट, तो आसान है। हेल्पिंग वर्ब को वही दो एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या कीजिए, शुरू में रख दीजिए और सब्जेक्ट को इधर कर दीजिए, यानी कि सबसे पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा मेन वर्ब। क्वेश्चन में होता है सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा। तो नाउन फ्रेज, सर नाउन समझ में आता है, प्रोनाउन समझ में आता है, नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज का मतलब होता है वाक्य का टुकड़ा, लेकिन इस टुकड़ा में मेन मालिक होता है नाउन, यानी कि इस नाउन के इर्द गिर्द ही सारे शब्द होते हैं जो इसको मॉडिफाई करता है, इसको मीनिंग को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करता है, नहीं चेंज करता है। तो नाउन फ्रेज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और क्या क्या हो सकता है। हालांकि सब्जेक्ट कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, जब स्पीकिंग करते हैं या जब हम लोग बोलते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में क्या होता है, जब किसी से बात करते हैं, कम हेयर इधर आओ, अब उसको समझ में आ रहा है कि आप उनको बुला रहे हैं, तो उनका नाम या उनको पुकारने की क्या ज़रूरत है, यू कम हेयर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पोकन में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट को कभी कभी हटा देते हैं, लेकिन समस्या पता है कब आती है, जब सब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब कि आप एक तरह की वाक्य को सब्जेक्ट के बिना बनाना मुश्किल है, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, तो फिर क्या करेंगे। कभी कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है नहीं, नकली सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। तो डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, फिर भी हमको लेना पड़ता है। जैसे कि बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, यहाँ इट जो है, इट क्या है डमी सब्जेक्ट, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, पर लेना पड़ रहा है, तो इट इज़ रेनिंग। तो
इज से पता चल रहा है कि बारिश अभी हो रही है। इट वाज रेनिंग, वाज से पता चलेगा कि बारिश हो रही थी। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एक और शब्द आता है डमी सब्जेक्ट में, देयर। इसका मीनिंग कुछ नहीं होता, जैसे कि एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, तो यहाँ पे जो एक बॉय है, एक लड़का है, देयर का मीनिंग कुछ है ही नहीं, बट फिर भी ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देयर इज ए बॉय, अगर एक से ज़्यादा लड़का होगा तो इसी को बनाएंगे देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज। तो यहाँ पे ये जो बॉय है, देयर इज अ बॉय, तो देयर इज कैसे आया है, तो यहाँ पे बॉय को देख के, यानी कि एक लड़का है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस बॉय के अकॉर्डिंग आया है इज, एक लड़का है। एक से ज़्यादा लड़का है तो इसके अकॉर्डिंग आया यहाँ पे आर, देयर इज। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कभी कभी वर्ब भी होता है, मतलब वर्ब जो होता है ना, प्रॉपर वर्ब नहीं होता है, बट वर्ब ही है, पर वो फंक्शन करता है नाउन की तरह, मतलब कि है वर्ब लेकिन काम करता है नाउन की तरह। जैसे कि दौड़ना अच्छा एक्सरसाइज है, रनिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे रनिंग है, रनिंग क्या है भाई, दौड़ना तो वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है, वर्ब कैसे काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्बल नाउन। आप लोग पढ़े होंगे पीछे क्लास में जिरंड, कुछ ज़्यादा नहीं, ग्रामेटिकल वर्ड्स ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हमारा मकसद क्या है, इंग्लिश को बोलना सीखना है, इंग्लिश को लिखना सीखना है, इंग्लिश को समझना भी ज़रूरी है और पढ़ने भी आना चाहिए। लेकिन इन सारे काम को करने के लिए ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा जो कुछ टर्म्स है, ताकि मैं आप लोगों को आसानी से समझा पाऊँ इंग्लिश को, इसलिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद मैं ज़्यादा ग्रामर के रूल्स नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो आने वाला है ऑब्जेक्ट के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ख़त्म करूँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो रहेगा इंग्लिश को समझने की, बोलने की, प्रैक्टिस करने की। यानी कि सोचिए कितना कम वीडियो है, और इतना कम वीडियो देख के आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा रूल्स नहीं रटना, इतना सारा काम मेरा रहेगा, आपका सिर्फ काम है देखना, समझना, और आपके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मुझे सीखना है, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और मज़े से पढ़िए।